हेलो एवरीवन एंड दिस इज़ द अनदर क्राइम फाइल्स वीडियो। जैसे कि तुम सभी को पता है कि मैं क्राइम पे थोड़ा सा रिकॉर्ड करता हूँ एंड वीडियो और स्टोरीज़ वगैरह शेयर करता हूँ। तो पिछली वीडियो में आईडी क्वालिटी मेरे हिसाब से डाउन थी, क्योंकि आप डिस्क्लेमर पढ़ते तो आपको नज़र आता कि उसमें मैंने लिखा था कि आप ईयरफोन का यूज़ करें फॉर बेटर एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें शायद मैंने कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश की थी और शायद वो हो भी नहीं पाया था, बट ठीक था। आई मीन एवरेज था। अगर ईयरफोन आप लगा के सुनते तो काफ़ी सही था। मतलब जो लोग कह रहे थे कि म्यूज़िक सुना लो या फिर आवाज़ सुना लो, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी भाई आप ईयरफोन लगा के सुनते, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसमें डिस्क्लेमर में लिखा था पहले। तो जो आज की वीडियो है वो है दिल्ली से। और तुम में से काफ़ी सारे लोगों को ये भी पता होगा कि जो धारा आईपीसी सेक्शन 302 एंड 304 का क्या मतलब होता है। ज़्यादातर लोगों को 302 पता होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता 302 का मतलब ये है कि मर्डर में लगता है। एंड जो 304 है इसका मतलब ये होता है कि गैर इरादतन हत्या, मतलब कि कोई इरादा नहीं था और गुस्से में आके या कोई ऐसी बात हुई कि बस तावबाजी हो गया, तो इसको कहा जाता है गैर इरादतन हत्या और इसमें 304 लगती है। एंड जो आज की वीडियो शायद इसी पे थोड़ा सा है। लेट्स कम टू द पॉइंट। और आज की वीडियो शुरू होती है 1995 में। 1995 जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक लड़की जिसका नाम है नैना सानी। नैना सानी कॉमर्शियल पायलट बनने की पढ़ाई कर रही होती है और उसके साथ एक लड़का जो कि सुशील शर्मा, जो कि कांग्रेस का एक लीडर होता है। नैना सानी को कांग्रेस में जुड़ने का ख्याल आता है और वो कुछ टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में होती है तो कांग्रेस में जुड़ भी जाती है। 1995 में ऑलरेडी कांग्रेस वगैरह गवर्नमेंट थी एंड देन वो जुड़ जाती है। उसके बाद ये दोनों थोड़ा पास आते हैं, धीरे धीरे साथ में रहते रहते प्यार हो जाता है और प्यार होके शादी हो जाती है। और ये जो शादी होती है काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट टाइप में होती है, ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं जाता, ज़्यादा किसी को बताया नहीं जाता, बस एकदम शांत तरीके से शादी कर ली जाती है। शादी होने के बाद ये दोनों दिल्ली में गोल मार्केट है और गोल मार्केट में एक घर लेके रहने लगते हैं और ये दोनों एज अ हस्बैंड वाइफ रह रहे होते हैं साथ में और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शादी के कुछ टाइम बाद सुशील शर्मा को दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है और इधर नैना सानी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है, जो कि कॉमर्शियल पायलट बनने की कर रही थी। अब पढ़ाई पूरी करने के बाद नैना सानी को लगता है कि उसे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसने इतनी मेहनत की थी कॉमर्शियल पायलट बनने की। उसको लगता है कहीं बाहर निकला जाए, सो दिन वो पायलट बनने के लिए सोचती है, लेकिन वो सोचती है कि क्यों ना हम पॉलिटिक्स में ही रह जाते हैं, कॉमर्शियल पायलट बाद में बन जाएंगे। एंड शादी के कुछ टाइम बीतता है और धीरे धीरे लोगों को रिश्ते में थोड़ी खटास आने लगती है। जो रिश्ते में खटास आ रही होती है इसका रीज़न ये था कि जो नैना सानी थी कुछ ज़्यादा ही फ़ोन में लगी रहती थी। इसका मतलब ये कि काफ़ी ज़्यादा फ़ोन में बातें करती रहती है और इस चीज़ से सुशील शर्मा था, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और उसे शक होता था कि इसका कहीं अफेयर चल रहा है या ऐसा कुछ चल रहा है, तो उसे ऐसा लगता था। लेकिन नैना सानी से हमेशा इस चीज़ के लिए कहता था, लेकिन वो हमेशा की तरह टाल देती थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं या फिर कुछ, और बार बार इस चीज़ के लिए लड़ाइयाँ होती थी। फिर इन लड़ाइयों का एक दिन ये असर हुआ कि नैना ने पॉलिटिक्स से कैरियर बनाने की जगह हटाने की सोच ली और उसने सोचा क्यों ना अब मैं पायलट बनने के लिए डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया निकल जाती हूँ। और ऑस्ट्रेलिया जाने की उसने पूरी पैकिंग वगैरह करनी शुरू कर दी और पूरा इरादा बना लिया कि ऑस्ट्रेलिया जाना है। 2 जुलाई 1995 नैना हाथ में ड्रिंक लेकर किसी से बात कर रही होती है और इसी वक्त सुशील शर्मा कमरे में अंदर आ जाता है और उसको देख के नैना सानी ड्रिंक के लिए ऑफ़र करती है, लेकिन सुशील शर्मा मुंह हिलाकर ना कर देता है। इसके बाद नैना फिर से फ़ोन में बात करने लगती है और ये सब सुशील देख रहा होता है। नैना के फ़ोन से हटते ही वो फ़ोन में रिडायल करता है। अंदर से आवाज़ आती है हेलो, और ये आवाज़ थी मतलूब करीम की। मतलूब करीम कहा जाए तो नैना सानी का दोस्त है या कुछ और, ये नहीं पता, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बात होती थी और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के रिश्ते में खटास आ रही थी, काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी। मतलूब करीम जो था इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा बुराइयाँ हो चुकी थी और हमेशा सुशील शर्मा इसी की वजह से थोड़ा टेंशन में रहता था। फिर इसके बाद सुशील शर्मा नैना से पूछता है फ़ोन पे कौन था, वो नहीं बताती। वो कहती कोई नहीं था, बस दोस्त था। वो कहता कौन सा दोस्त था, लेकिन फिर नहीं बताती। फिर कहता बताओ। फिर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में पूछता तो नहीं बताती। कहती तुमसे क्या मतलब। और ये सुन के इसका दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसे ऑलरेडी पता था कि मतलूब करीम से बात हो रही थी। और ये गुस्से में आकर अपनी रिवॉल्वर निकालता है और इस पर 3 गोलियां मारता है। एक गोली सर पे लगती है, दूसरी गोली गले पे लगती है एंड तीसरी गोली जाके दीवार पे लगती है। एंड जो सर पे और गले पे गोली लगी थी इसके वजह से नैना सानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये सब देखकर सुशील शर्मा के हाथ पैर दिमाग सब काम करना बंद कर देता है और
वो सोचता है कि अब क्या किया जाए इससे बचने के लिए। वो तो पहले कुछ देर तक बैठा रहता है, सोचता रहता है क्या करें, क्योंकि उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि इस तरह करने की, वो तो बस गुस्से में आके कर बैठा था। फिर उसके बाद वो बालकनी में जाता है और बालकनी में देखता है पूरे इलाके में किसी ने देखा तो नहीं कि गोली की आवाज़ सुनी हो, तो देख के आने पहुँचो तो वहाँ पे कोई नहीं दिखता कि जो वहाँ पे आया हो, वहाँ पे कोई नहीं होता। इस बात को पता करके फिर वो चुपचाप अंदर आता है। अब सोचता है कि लाश को किसी तरह ठिकाने लगाया जाए, और लाश ठिकाने लगाने के लिए वो शाम का इंतजार कर रहा होता है कि कभी शाम हो और गाड़ी लेके निकले। शाम होते ही नैना सानी की बॉडी बेडशीट में लपेटता है और उस बॉडी को मार्केट 100 की डिग्गी में डाल के निकल जाता है। अब वो काफ़ी देर तक गोल मार्केट चक्कर काट रहा होता है, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका था, इसलिए उसे डर लग रहा था कि बार बार अगर इसी जगह से निकलते रहो तो कभी पुलिस रोक के पूछना लगे कि क्या हो रहा है। और फिर वो धीरे धीरे करके काफ़ी टाइम बीत जाता है और वो निकल जाता है दिल्ली हाईवे पे, और वो पहुंच जाता है यमुना ब्रिज पे। वो लोहे के पुल पे खड़ा रहता है काफ़ी देर। रात का वक्त था, करीब 10 बज रहे थे, और उस पुल पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब कि लोग आ रहे थे जा रहे थे, इतनी भीड़ थी कि वो टाइम नहीं निकाल पा रहा था कि किस तरह डिग्गी से लाश निकाली जाए और फेंक दी जाए। एक तो वो फेमस भी था क्योंकि दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी था, और दूसरी तरफ ये कि रात के वक्त गाड़ी से इतनी बड़ी लाश निकाल के फेंकना आसान बात नहीं थी। थोड़ी देर फिर वेट करता रहा कि कब सन्नाटा हो, कब गाड़ी से लाश निकाल के फेंक दी जाए, लेकिन सन्नाटा हुआ ही नहीं, और वो फिर उठ के गाड़ी लिया और गाड़ी लेकर चला गया। फिर सोचता है कि क्यों ना लाश कहीं और लगाई जाए। फिर वो अपने बगिया रेस्टोरेंट पहुंचता है। बगिया रेस्टोरेंट जो कि उसका खुद का एक रेस्टोरेंट था, और वो काफ़ी फेमस भी था उस टाइम पे। गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर लगाता है और गाड़ी में बैठे बैठे अपने मैनेजर केशव को बुलाता है। केशव वहाँ पे पहुँचता है तो केशव से वो कहता है कि एक काम करो, रेस्टोरेंट खाली करवाओ। तो केशव जवाब देता है कि खाना भी बहुत बचा हुआ है, इस खाने का क्या करेंगे। तो कहता है बस नया ऑर्डर मत लेना, जो लोग खा रहे हैं खाने दो, उन लोगों को खाने के बाद सबको निकाल दो। तो जब वैसा ही करता है, लेकिन अब जो रेस्टोरेंट का स्टाफ था वो भी वहीं खाना खाया करता था। केशव पूछता है कि क्या स्टाफ को भी घर भेज दे, क्योंकि स्टाफ वहाँ पे खाना खाया करता था। तो यहाँ पे सुशील का जवाब होता है कि सबको पैसे दो 25-25 रुपये और इसको घर भेज दो। अब काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे 25 रुपये, टाइम जो था वो 1995 का था, और 25 रुपये बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पर। अगर आप डिनर की भी बात कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा दे रहा था तब भी। तो सबको 25-25 रुपये दे के घर भेज देता है, और फिर अपना रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। ये लोग अंदर जाते हैं लाश निकाल के और अंदर ले जाते हैं। फिर वो काफ़ी देर वेट करते हैं और अपनी केशव से पूरी कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या किया जाए। केशव को जवाब था कि देखा जाएगा क्या होता है। तो केशव के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना भट्टी में डाल दिया, क्योंकि अभी जो रोटियां वहाँ पे बन रही थी और भट्टी थोड़ी थोड़ी भी सुलग रही थी, यानी कि भट्टी पूरी तरह बुझी नहीं थी और जल भी रही थी। तो केशव ने कहा क्यों ना भट्टी में डाल देते हैं। लाश को लेकर तो तंदूर में डालने की कोशिश की गई, लेकिन लाश नहीं जाती। तो सुशील शर्मा कहता है क्यों ना इस लाश को काट देते हैं। रेस्टोरेंट से चाकू लेके आते हैं और उस लाश के कई टुकड़े करते हैं, एंड देन उस जो लाश के टुकड़े को तंदूर में डाल देते हैं। अब बात यहाँ पे आ रही थी कि लाश जल नहीं रही थी, यानी कि बहुत स्लो जल रही थी। ऑलरेडी किसी की बॉडी ऐसे नहीं जलाई जा सकती। तो सुशील शर्मा केशव से कहता है कि ये लाश धीरे धीरे जले, इसको तेज़ कैसे चलाया जाए। तो केशव जवाब देता है कि अपने पास कुछ इलेक्शन वाले बैनर पोस्टर पड़े हैं, उनको डाल देते हैं। जितने पोस्टर थे वो ला के डाल दिए जाते हैं तंदूर में। लेकिन अभी भी लाश तेज़ नहीं जल रही होती। अभी भी ये इंतज़ार में होते कि कब लाश एकदम तेज़ी से जले और जल्दी जल्दी काम निपटा के घर निकला जाए। लाश बहुत धीरे जल रही थी, जिसकी वजह से सुशील शर्मा फिर परेशान होता है। फिर कहता है कि कुछ इंतज़ाम करो जल्दी से। तो वहाँ पे एक बगल में बटर रखा हुआ था, तो पहले थोड़ा बटर लेते हैं और बटर को उड़ेल देते हैं तंदूर में। उससे थोड़ी सी आँच बढ़ जाती है, एंड आँच जब लो बढ़ जाती है तो उसको लगता है कि इससे काम हो जाएगा। केशव से बोलता है कि जितने पैकेट अपने पास बटर हो उठा लाओ। केशव किचन में जाता है और करीब 4-5 पैकेट बटर के उठा के ले आता है, एंड फिर जो सुशील शर्मा था वो पूरा बटर साथ में डालने लगता है इसी में। और वो एक साथ जो बटर डाला गया था उसके वजह से इतनी तेज़ आंच उठनी शुरू हुई कि वो काफ़ी ऊंची जलने लगी, मतलब कि वो जो थी वो दीवार जो आसपास थी उससे ऊपर जाने लगी। और ये देखा एक बाहर एक सब्जी बेचने वाली औरत अनारो देवी ने। अनारो देवी देखती है तो उसको शोर मचा देती है, आग लग गई, आग लग गई। रात के वक्त क्योंकि इतनी तेज़ लपटें जल रही थी तो उसको अजीब लगेगा, क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची लपटें जल रही थी, तो इस वजह से उसे लगा। एंड जब उसने बताया कि आग लग गई, आग लग गई, इस वजह से वहाँ पे एक गश्त कर रहा था सिपाही, जो कि अब्दुल नज़ीर कुंजू था। अब्दुल नज़ीर कुंजू जब आग की बात सुनता है तो वो भागकर अंदर जाने की कोशिश करता है कि अंदर क्या जल रहा है, क्योंकि आसपास के लोगों को भी डर था कि आखिर अगर ये आग बढ़ गई तो उनके घर में भी लग सकती है।
तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों में डर था। एंड देन जब अब्दुल नज़ीर कुंजो अंदर जाने की कोशिश करता है तो ये चीज़ केशव देख लेता है एंड केशव रोकता है कि कुछ नहीं, अंदर बस पुराने बैनर पोस्टर पड़े थे जो इलेक्शन में यूज़ हुए थे, बस वही चलाए जा रहे हैं। और वो भगा देता है, कह देता है कि आप जाओ, हम देख लेंगे, हम रोक देंगे। फिर वो बोलता है कि इतनी तेज़ मत जलाओ क्योंकि आसपास वालों को भी डर लग रहा है, उस वजह से कोई आग इधर उधर ना चली जाए। तो वो कहता है हम देख लेंगे, आप चले जाओ। लेकिन थोड़ी देर वो वेट करता है, वहाँ पे आके लपटें कम नहीं होती, तो फिर वो जाके अंदर देखने की कोशिश करता है कि आखिर क्या है। इस बार केशव रोकता है, लेकिन केशव के रोकने के बावजूद भी वो अंदर जाता है और देखने की कोशिश करता है तो आग बड़ी तेज़ जल रही थी। एंड देन इतना देख के सुशील शर्मा पहले ही भाग चुका था कि अंदर कांस्टेबल आता देखा वो निकल चुका था। और इसके बाद जब मोहल्ले वालों को पता चला आग लग गई तो वो सब पानी डालने पहुंच गए, यानी कि पूरी तंदूर बुझाने की कोशिश चल रही थी। तो पूरे लोग जब बाल्टी पानी लेकर पहुंचे तो उसको बुझा दिया गया। एंड जब आग बुझती है ना तो अब्दुल नज़ीर कुंजो जब तंदूर में देखता है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं देख के हालत, क्योंकि अंदर जो चीज़ थी वो अगर कोई भी देखेगा ऑफ कोर्स उसकी आंखें क्या, उसका दिमाग घूम जाएगा कि आखिर ये क्या हो सकता है। क्योंकि उस तंदूर के अंदर एक बॉडी दिख रही थी। अब ये बॉडी किसकी थी उसे नहीं पता था, लेकिन उसने देखा तो तुरंत अपने बड़े अधिकारियों को, जो ऑफिसर थे उनको तुरंत इन्फॉर्म करा। और इन्फॉर्म करने के बाद जब वहाँ पे पहुँचते हैं लोग तो भट्टी तोड़ी गई, लाश निकाली गई और लाश के टुकड़ों में थी। मौका जब देख रहे थे, सारे पानी डाल रहे थे, ये सब कर रहे थे, तो इतना देख के केशव भी वहाँ से भाग चुका था। सुबह लाश पोस्टमार्टम के लिए पहुँच जाती है, बड़ी बड़ी हेडलाइन छपती है कि बगिया रेस्टोरेंट में ऐसा ऐसा हुआ। बगिया रेस्टोरेंट वाली बात जब मतलूब करीम को पता चलती है वो समझ जाता है कि कोई कांड हुआ है। एंड वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचता है और वहाँ लाश देखता है। उसकी एक हाथ में उंगली में अंगूठी होती है। अंगूठी देख के वो तुरंत पहचान जाता है ये कौन है, और वो पुलिस वालों को बताता है ये नैना साहनी है, जो कि कांग्रेस यूथ अध्यक्ष सुशील शर्मा की वाइफ है। और ये सुन के पुलिस वाले सुशील शर्मा खोज करने लगते हैं, लेकिन सुशील शर्मा कहीं मिलता। पुलिस की 4 टीमें लगी होती हैं दिल्ली में, पूरी दिल्ली में घूम के कि कहीं भी सुशील शर्मा मिल जाए, पकड़ा जाए। लेकिन केशव को भी ढूंढा जाता, नहीं मिल रहे होते दोनों। फिर इसके बाद 2 कहानियाँ सामने आती हैं। कुछ जो मैंने पढ़े हैं रिपोर्ट्स, वो ये कह रहे थे कि उसने एनकाउंटर के डर से सुशील शर्मा ने अपने आप को सरेंडर किया। एंड सेकेंड वॉज कि वो बंदा बंगाल भाग गया था और बंगाल में उसने अग्रिम जमानत की रिपोर्ट अग्रिम जमानत के लिए अपील की थी कोर्ट से। एंड वहाँ की कोर्ट ने इस बात को दिल्ली में बताया था। उसने ये कहा था कि वहाँ पे कि हो सकता है कि हमें झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जाए, इसलिए हमें अग्रिम जमानत दे दी जाए। दिल्ली पुलिस की एक टीम जाके सुशील शर्मा को उठा लेती है। एंड आई डोंट नो इसमें से क्या चीज़ सही थी, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें दिख रही थी तो मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में एकदम परफेक्ट। तो ये 2 चीज़ें आई थी। 2 जुलाई को कांड हुआ था, 10 जुलाई को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद ट्रायल चलता है। 7 नवंबर 2003 सुशील शर्मा के केस पहुंचता है दिल्ली के एक लोअर कोर्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सजा दी जाती है कि ये जो मामला है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। जो जलाने का तरीका है ये बहुत ज़्यादा रेयर केसों में मिलेगा, तो इसलिए सुशील शर्मा को फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन इसके बाद इस फैसले के विरोध करते हुए सुशील शर्मा हाई कोर्ट जब पहुंचा, कोर्ट में भी यही सज़ा का ऐलान किया गया कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है एंड इसकी सज़ा यही है कि आपको फांसी दी जाएगी, और फांसी की सज़ा वहाँ भी बरकरार रखी जाती है। उसके बाद जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सुशील शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सभी ऐसा करते हैं, जब यहाँ से नहीं मिलता तो वहाँ जाते हैं, वहाँ तो ऐसा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है फिर से। तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब ये होता है कि ये जो केस है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, बल्कि ऐसा है कि बस गलती से हो गई। मतलब ये जो केस है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, और इस केस में हम सज़ा देंगे उम्र कैद की, ना कि फांसी की। और इसका रीज़न ये था कि मेन रीज़न ये था कि सुशील शर्मा का कभी भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला, यानी तो वो केस जो था, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजर रीज़न रखा कि उम्र कैद करने के लिए कि इन्होंने, और सुशील शर्मा से सोसाइटी को कोई खतरा नहीं है, इन्होंने एक फैमिली मैटर के तहत गुस्से में ऐसा कर दिया, तो इसके बदले में इन्होंने उम्र कैद की सज़ा दी। अब काफ़ी सारे लोगों को ये मानना है कि उम्र कैद कुछ सालों के लिए होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं ताउम्र जेल, यानी कि जब तक आप जेल में हो, मतलब आपकी जब तक आपकी ज़िंदगी है, सांसें चल रही है, आप जेल में रहोगे। तो इसके मामले में क्या हुआ था कि
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लिखा नहीं था वहाँ पे कि उम्र कैद कितने साल की है। तिहाड़ जेल में आया था, मतलब तिहाड़ जेल में रखा गया था एंड वो 1995 से 2018 तक वो जेल में था, यानी करीब 23 साल तक जेल में था एंड 23 साल में करीब 2 साल उसने छुट्टी मार दी थी, तो इसलिए करीब 21 साल वो जेल की सज़ा काटी है एंड फिर उसके बाद छोड़ दिया। तो इसके बाद गवर्नर से वगैरह से साइन हो गए थे कि अब इसकी सज़ा पूरी हो गई है एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टर उनके पीछे पड़े थे बात करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद अगर मैं कैमरे के सामने अब आ गया, मैं जहाँ रह रहा हूँ या जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उस नाम से, तो यहाँ बवाल हो जाएगा और मुझे कोई रहने नहीं देगा आसपास। तो क्योंकि वो एक गुमनाम नाम के साथ, गुमनाम फेस के साथ, कोई उनका नाम नहीं है, कोई फेस नहीं है, अब वो एक पता नहीं कौन है, किसके बीच है नहीं पता। तो आज की कहानी ये थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कोई कमी हो तो बता देना यार कमेंट्स में। मैंने ऑलरेडी कहा था पिछली बार, तो लोगों ने बताया था एंड हो जाती हैं गलतियाँ। थैंक यू सो मच। मिलते किसी अनदर वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।